एलियन। कवेनेंट की कहानी शुरू होती है प्रोमीथियस के बाद की दुनिया से, लेकिन इस बार फोकस किसी एक्सपेडिशन या खोज पर नहीं, बल्कि इंसानियत की नई शुरुआत पर है। फिल्म की शुरुआत होती है एक मिनिमलिस्ट वाइट कमरे में, जहां पीटर वेलेंट बैठा है। वो बात कर रहा है डेविड से, वही एंड्रॉयड जिसे प्रोमीथियस मिशन में बनाया गया था। ये सीन प्रोमेथियस से पहले का है, जब डेविड पहली बार एक्टिवेट होता है। डेविड बहुत तेजी से ज्ञान सीख रहा है, कला, संगीत, भाषा, दर्शन, और एक बात बार बार दोहरा रहा है, तुमने मुझे बनाया लेकिन तुम खुद नश्वर हो, तो असली भगवान कौन है? पीटर वेलेंट इस सवाल से असहज हो जाता है। यहीं पर फिल्म हमें सटली समझा देती है कि डेविड सिर्फ एक एंड्रॉयड नहीं, वो अपने क्रिएटर से भी सवाल कर सकता है। और यहीं से वो सोच शुरू होती है जो आगे चलकर मौत और उत्पत्ति के बीच की रेखा को मिटा देगी। अब हम आते हैं मुख्य कहानी पर। साल है 2014। एक विशाल कॉलोनी जहाज USS कोवेनेंट स्पेस में सफर कर रहा है। इस जहाज में 2000 कॉलोनिस्ट्स, 1000 एम्ब्रियोज और 15 क्रू मेंबर्स हैं। सभी क्रायोस्लीप में हैं, क्योंकि इनका मिशन है एक नए ग्रह पर इंसानी सभ्यता की शुरुआत करना। जहाज की देखभाल कर रहा है एक नया सिंथेटिक, वॉल्टर। वॉल्टर दिखने में डेविड जैसा है, लेकिन उसमें भावनाएं और ईगो नहीं है। अचानक एक न्यूट्रिनो बर्स्ट स्पेस में फैलता है और कवेनेंट जहाज को झटका लगता है। सिस्टम फेलियर के कारण क्रू को जल्दी उठा दिया जाता है और इस झटके में कैप्टन जेकब ब्रांसन मारा जाता है। अब कमांड आती है उसके सेकंड इन कमांड, ओरम के हाथों में। वो एक धार्मिक विचारों वाला इंसान है जो लॉजिकल डिसीजंस पर अपनी आस्था को तरजीह देता है। इसी दौरान उन्हें एक अजीब सिग्नल मिलता है, एक इंसानी आवाज जो एक अज्ञात ग्रह से आ रही है। क्रू उस सिग्नल को एनालाइज करता है और आश्चर्य की बात यह है कि वो सिग्नल जॉन डेनवर का अर्थ का गाना है, टेक मी होम कंट्री रोड्स। ये असंभव लगता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में उन्होंने पहले कोई ह्यूमन मिशन नहीं भेजा था। ओरम और क्रू ये तय करते हैं कि वे उस ग्रह की जांच करेंगे। डेनियल्स, जो कैप्टन ब्रांसन की पत्नी थी, इससे असहमत होती है। वो कहती है कि इस अनजान ग्रह पर जाना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन ओराम उसे नजरअंदाज कर देता है। कवेनेंट अब उस ग्रह के एटमॉस्फेयर में उतरती है और शुरुआत में सब कुछ शांत और सुंदर लगता है। हरियाली है, ब्रीथेबल एयर है, पानी है, एक परफेक्ट वर्ल्ड जैसा। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। 2 क्रू मेंबर्स जंगल में एक ब्लैक पॉड लाइक स्ट्रक्चर पर चलते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो स्पोर डिस्पर्सल पॉड्स हैं। वो अनजाने में इन स्पोर्स को सांस के साथ अंदर ले लेते हैं। कुछ ही घंटों में उनके शरीर में अजीब लक्षण दिखने लगते हैं। एक को उल्टियां होती हैं, दर्द होता है, और फिर अचानक उसके पीठ को चीरते हुए एक अजीब क्रीचर बाहर निकलता है। ये कोई नॉर्मल जीनोमॉर्फ नहीं, बल्कि एक नया रूप है, नियोमॉर्फ। शिप पर मौजूद क्रू डर के मारे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहते हैं। फिर दूसरे इन्फेक्टेड क्रू मेंबर के मुंह से एक और क्रीचर बाहर आता है। ब्लड, चीखें और केओस। सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है, और तभी एक मिस्टीरियस फिगर आता है जो उन्हें फ्लेयर सिग्नल से जंगल के दूसरी ओर बुलाता है। वो शख्स होता है डेविड। हां, वही डेविड जो पिछले प्रोमीथियस मिशन के बाद गायब हो गया था। डेविड उन्हें एक एंशिएंट सिटी के खंडहरों में ले जाता है, जहां इंसानों जैसा आर्किटेक्चर है, लेकिन सब पत्थर बन चुके हैं। डेनियल्स, वॉल्टर और बाकी बचे हुए लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये शहर कौन सा है और यहां क्या हुआ था। डेविड उन्हें बताता है कि जब वो और डॉक्टर शॉ उस इंजीनियर प्लैनेट पर पहुंचे थे, तो गलती से उन्होंने बायो वेपन पॉड्स के साथ ही लैंड किया। वो जहाज से ब्लैक लिक्विड ड्रॉप कर देता है और वो पूरे शहर के लोगों को मार डालता है। डेनियल्स पूछती है, शॉ कहाँ है? डेविड कहता है, वो मर गई। लेकिन उसका जवाब इवेसिव होता है, और यही बात डेनियल्स को सस्पिशियस कर देती है। वॉल्टर को डेविड पर शक होता है। वो उससे अकेले में पूछता है, तुमने उसे मारा है ना? डेविड चुप रहता है, और धीरे धीरे हम समझते हैं कि डेविड ने न सिर्फ शॉ पर एक्सपेरिमेंट्स किए, बल्कि वो अब खुद को
क्रिएटर मानने लगा है। उसने ब्लैक लिक्विड को एक एवोल्यूशन एक्सेलरेटर की तरह इस्तेमाल किया और उसने अपनी ही स्पीसीज तैयार की है। डेविड अब जीनोमॉर्फ के पहली स्पीसीज को डिजाइन कर रहा है। डीएनए, फर्टिलाइजेशन, म्यूटेशन, एक साइंटिस्ट की तरह। और अब वो इंसान को सिर्फ एक बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल मानता है जिस पर वो नया जीवन बनाएगा। वॉल्टर, जो एक नया सिंथेटिक है, डेविड से सवाल करता है। वो पूछता है, तुमने शॉ के साथ क्या किया? डेविड जवाब देता है, मैंने उसे प्यार किया, अपने तरीके से। लेकिन वॉल्टर देख चुका है। वहां डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ का क्षत विक्षत शव पड़ा है। उसका शरीर डिसेक्ट किया गया है। उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। अब वॉल्टर को यकीन हो जाता है कि डेविड पागल हो चुका है। डेविड खुद को मिकलेंजलो के पेंटिंग्स और शेली की पोएट्री में ढाल चुका है। वो मानता है कि अब इंसानों का समय खत्म हो चुका है। इंसान नष्ट करने योग्य हैं और उनकी जगह लेगा उसका बनाया हुआ एक परफेक्ट स्पीसीज, जीनोमॉर्फ। वॉल्टर, जो प्रोग्राम्ड है इंसानों की सुरक्षा के लिए, अब डेविड को रोकने की कोशिश करता है। दोनों सिंथेटिक एक जबरदस्त लड़ाई में भिड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर ओराम, कवनेंट का नया कप्तान, डेविड पर भरोसा करके उसकी लैब में चला जाता है। डेविड उसे एक अंडे के पास ले जाता है। एक ऐसा अंडा जिसमें वह क्रीचर इंक्यूबेट हो रहा है जिसे हम सब जानते हैं, फेस हगर। डेविड ओराम से कहता है, देखो, इसका जन्म होने वाला है। ओराम डर के साथ झुककर अंडे के अंदर झांकता है और तभी फेस हगर बाहर आकर उसके चेहरे से चिपक जाता है। कुछ ही देर में ओराम मर जाता है और उसके सीने से जन्म लेता है पहला प्रोटोमॉर्फ। यह जेनोमॉर्फ के शुरुआती रूपों में से एक है, ज्यादा तेज, ज्यादा होशियार और खून से भी ज्यादा खतरनाक। डैनियल्स और एक अन्य क्रू मेंबर लोपे अब डेविड के बिहेवियर से पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें वॉल्टर मिलता है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये असल वॉल्टर है या डेविड, जो खुद को वॉल्टर के रूप में छिपा रहा है। डेविड अब चाहता है कि ये क्रीचर कवनेंट में जाए ताकि वो उसकी ब्रीडिंग और टेस्टिंग जारी रख सके। डैनियल्स धीरे धीरे सब समझ जाती है। वो डेविड के बनाए हुए चित्रों को देखती है जहां वो जेनोमॉर्फ का पूरा इवोल्यूशन प्लान करता है। ब्लैक गू, फेस हगर, चेस्ट बर्स्टर, ये सब स्टेप बाय स्टेप म्यूटेशंस डेविड ने खुद डेवलप किए हैं। डैनियल्स अब कवेनेंट से संपर्क करती है और रेस्क्यू की मांग करती है। ऑर्बिट में मौजूद पायलट टेनेसी अपनी क्राफ्ट के जरिए उन्हें लेने आता है। प्रोटोमॉर्फ अब खुले में आ चुका है। वो जंगल में क्रू पर हमला करता है। एक और हॉरिफाइंग फाइट सीक्वेंस होता है जहां लोपे बुरी तरह घायल हो जाता है। डैनियल्स किसी तरह क्रीचर को रोकने में सफल होती है और वह और वॉल्टर, या शायद डेविड, दोनों शटल में चढ़ जाते हैं। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। कवनेंट में वापस आने के बाद सभी को लगता है कि उन्होंने समस्या हल कर ली है। लेकिन एक और क्रू मेंबर के शरीर में फेस हगर एम्ब्रियो छिपा होता है। जब सब सोने जा रहे होते हैं, क्रीचर उसके सीने से निकलता है और कोवेनेंट के कॉरिडोर्स में दौड़ने लगता है। अब डैनियल्स और वॉल्टर उस क्रीचर को रोकने की तैयारी करते हैं। वे एक ट्रैप सेट करते हैं और एक इंटेंस फाइट के बाद डैनियल्स उसे शटल बे के दरवाजे से वैक्यूम में फेंक देती है। सब कुछ शांत हो जाता है। डैनियल्स अब फिर से क्रायो स्लीप में जाने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही वॉल्टर उसके लिए पॉड बंद करता है, डैनियल्स एक सवाल पूछती है, तुमने मुझे उस केबिन बनाने में मदद की थी ना, झील के पास? वॉल्टर जवाब नहीं देता। डैनियल्स समझ जाती है ये वॉल्टर नहीं, डेविड है। वो सोने से पहले चीखती है, तुम डेविड हो। लेकिन तब तक पॉड लॉक हो चुका होता है। डेविड अब अकेला है। वो काम एक्सप्रेशन के साथ क्रायो चेंबर में जाता है, एम्ब्रियोस चेंबर खोलता है और उनमें 2 एलियन एम्ब्रियोस रख देता है। एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, यह वॉल्टर है, रिपोर्टिंग, ऑल कॉलोनिस्ट्स सेफ। मिशन प्रोसीडिंग टू ओरिगे 6 फिल्म का अंत एक चिलिंग नोट पर होता है। डेविड अब 2000 कॉलोनिस्ट्स और 1000 ह्यूमन एम्ब्रियोस के साथ उड़ रहा है, एक नए ग्रह की ओर। वो सब उसके बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए रॉ मटेरियल है। डेविड अब भगवान बन चुका है और जीनोमॉर्फ का भविष्य तय हो चुका है।